हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट फिफ्थ जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं उसमें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता, नॉर्मलता और एन फैक्टर की हम आप सभी से बात करेंगे। फॉर्मलता क्या है, सबसे पहले हम देखें। फॉर्मलता को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? फॉर्मलता को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी परिभाषा क्या होगी फॉर्मलता की? 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में विले के ग्राम सूत्र भार की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में विले के ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? फॉर्मलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू विले के ग्राम सूत्र भार की संख्या बटे विलियन का आयतन। किसमें बच्चों? ये लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब सर ये विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या कैसे निकालेंगे हम? देखिए, विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू विलय का भार अपॉन ग्राम सूत्र भार, या हम कहते हैं सूत्र भार, ग्राम सूत्र भार विलय का इंटू विलियन का आयतन। यदि इसको मैं ml में ले लेता हूं, आयतन इंटू क्या हो जाएगा? 1000। यहां पर देखें आप, विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? विलय का भार बटे ग्राम सूत्र भार। ग्राम सूत्र भार क्या होता है? आयनिक जो सॉलिड्स हैं जैसे NaCl है, इसके लिए इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ग्राम सूत्र भार हो जाएगा। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 23 प्लस 35.5 कितना हो गया? 58.5। ये इसका क्या हो जाएगा? ग्राम सूत्र भार इसका कहलाएगा। समझ में आ गई होगी आपके बात। विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या अपॉन विलियन का आयतन। विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या हम कैसे निकालेंगे? विलय का भार जो हमें दिया हुआ है बटे उसका मोलर मास, हम कह दें एक तरह से मोलर मास ग्राम सूत्र भार कहलाता है सॉलिड का। आयनिक सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? उसका ग्राम सूत्र भार कहलाएगा। आयतन जब हम ml में लेंगे ये और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आप इसको नोट करें। अब देखिए, इतना करने के बाद, ज्यादा लंबा नहीं है ये, हमने इतना ज्ञात कर लेंगे और इससे हमें फॉर्मलता ज्ञात हो जाएगी। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या नहीं, ये बताइए। सर इसमें वॉल्यूम आ रहा है, आयतन आ रहा है, तो ये क्या होगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ये क्या है? टेम्परेचर, ताप पर निर्भर होगी।
डिपेंडेंटता पर निर्भर होगी फॉर्मलता। इसको एक सवाल लिखने न्यूमेरिकल, उससे और क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मलता की, और उसके लिए न्यूमेरिकल लिखें 2 लीटर कितना 2.0 कर दें, 2 लीटर विलियन में सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम। हाँ, इसका न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं। 2 लीटर विलियन में सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम घुले हुए हैं तो विलियन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हमारा, करिए सभी सॉल्व करें। 2 लीटर विलियन में सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम घुले हुए हैं तो विलियन की फॉर्मलता क्या हो जाएगी। देखिए, अब विलय हमारा क्या है, NaCl का भार कितना है 5.85 ग्राम, और NaCl का सूत्र भार कितना हो जाएगा, अभी बताया था 58.5 हो जाएगा इसका सूत्र भार, अभी हमने किया था। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय का भार 5.85 बटे इसका सूत्र भार 58.5 इंटू 2 लीटर है, तो ये 2 कर दें, डायरेक्ट लीटर में दे रखा है तो इसको देखिए, ये 2 जीरो यहां पर बढ़ा दें, इंटू 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/20। 1/20 जो आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.05F, ये आ गया। बात समझ में आई होगी आपके, मैं समझता हूं क्लियर होगी। 2 लीटर सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, और इसमें 5.85 ग्राम विलियन में NaCl घुला हुआ है। तो इसकी फॉर्मलता में ज्ञात करनी है, फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे 5.85/58, विलय का भार क्या है, इसका सूत्र भार क्या है, इनटू जो है आयतन लीटर में दे रखा है तो लीटर में लिख देंगे, ml में दे रखा है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देखिए, अगली जो टर्म है इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता। अब अगली हम बात कर रहे हैं आपसे नॉर्मलता, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मलता को, आप पढ़कर आए हो, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी नॉर्मलता की, 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। क्या होगा, 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, ये हो गया। विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, यहां किसमें है, ये लीटर में, या हम लिख दें n इज इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन यदि ml में ले लिया जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 1000। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी ग्राम तुल्यांक पर लीटर, क्या हो जाएगी यूनिट ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ताप पर निर्भर करेगा क्या, नहीं सर इसमें आयतन आ रहा है, देखिए इसमें आयतन आ रहा है, आयतन आ रहा है तो ये ताप पर निर्भर होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, इतना आप नोट कर लें। अब देखिए इसमें विलेय के ग्राम तुल्यांक को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सीखना है। विलेय के ग्राम तुल्यांक को कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या कहेंगे, जो भार आपको दिया गया है विलेय का भार, क्या होगा ये भार जो दिया हुआ है विलेय का बटे ग्राम तुल्यांक भार बटे क्या होगा इक्विवेलेंट मास, क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, तुल्यांक भार, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब ये बात ये आ रही है यहां पर कि हम इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करें। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान दें बोर्ड पर। मैंने आपसे कहा नॉर्मलता क्या होती है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1 लीटर में जितनी घुली होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है बच्चों। इसके बाद हमने देखा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब ग्राम तुल्यांक को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास जो हमें भार दे रखा है बटे तुल्यांक भार, इक्विवेलेंट मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इक्विवेलेंट मास, इसको भी हम गिवन मास तो हमें दिया हुआ होगा, इक्विवेलेंट मास को हम कैसे ज्ञात करेंगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इन सब वैल्यूज को वहां पुटअप कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू, फिर आपका क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मलता का क्या हो जाएगा, गिवन मास, ऐसे लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में इनटू अपॉन क्या हो गया, एन फैक्टर। ये फॉर्मूला आपका नॉर्मलता का बन के आ गया। गिवन मास, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हमने रख दिया गिवन मास और इक्विवेलेंट मास की जगह हमने रख दिया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर ऊपर चला गया,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एन फैक्टर निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सर ये एन फैक्टर क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। इसको आज हम सीखेंगे कि एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर एसिड के लिए अलग तरीका है, बेस के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, कोई साल्ट हमें दे रखा हो उसके लिए एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करें, आज इसे हम सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार आप इस पर लगा लें। देखिए अम्ल के लिए एन फैक्टर फॉर एसिड बहुत ही सिंपल है, कोई अम्ल है उसके लिए एन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। एन फैक्टर क्या होता है, रिप्लेसेबल एच आयन क्या होता है, एसिड के लिए एन फैक्टर होता है, हटने वाले एच आयन क्या होगा, रिप्लेसेबल एच आयन क्या कहलाएगा, इज इक्वल टू एन फैक्टर कहलाएगा फॉर एसिड। जैसे इसको देखिए, जैसे मैंने लिखा HCl एसिड लिखा, इसका आयनन होगा, इसमें कितने H हट सकते हैं, एक H हट सकता है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1। मैंने लिखा H2SO4, कितने H हट सकते हैं, 2, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 2। यदि हम लिखें HNO3, आप बता सकते हो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। हम लिखें H3PO4, इसके लिए कितने H हटेंगे, 3, तो एन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया। यदि यहां पर देखें, यदि मैं लिखूं H3PO3, इसके लिए एन फैक्टर हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, PO H3PO3 इस प्रकार से है, या कितने H हट सकते हैं, 2, तो इसके लिए एन फैक्टर 3 नहीं होगा, कितना होगा, 2 होगा। यदि हम लिखें H3PO2, इसके लिए एन फैक्टर बताइए कितना होगा, ये इस प्रकार से है, कितना होगा, 1 होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। एन फैक्टर फॉर एसिड कैसे ज्ञात करेंगे हम, रिप्लेसेबल H प्लस आयन जो कि क्या कहलाती है, बेसिसिटी भी कहलाती है। आप जितने H आयन हट सकते हैं वो एसिड की क्या कहलाएगी, एन फैक्टर कहलाएगी। H3PO3 का H3PO2 का हमें याद रखना है, कितना होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 1 होगा। इस प्रकार एसिड के लिए एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके बात समझ में आ रही होगी, बेस के लिए भी हम कैसे एन फैक्टर ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए एन फैक्टर फॉर बेस, एसिड के लिए रिप्लेसेबल H प्लस की बात कर रहे थे, यहां किसकी बात करेंगे, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन कितने हैं, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे NaOH है, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, 1। BaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए कितना होगा, 2। मैं लिखूं AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए कितना होगा, 3 होगा। एन फैक्टर आपके बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार बेस का एन फैक्टर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अब सॉल्ट के लिए देखें, एन फैक्टर फॉर साल्ट, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर, इसके लिए हम टोटल पॉजिटिव, टोटल
पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव जो चार्ज है उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देखिए, इसको ऐसे समझें, जैसे NaCl है सॉल्ट हमारा, NaCl सॉल्ट है, इसको आयनों में ब्रेक करें, Na+Cl-, या पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, नेगेटिव भी 1 है, तो n फैक्टर इसके लिए क्या हो गया 1 हो गया। जैसे मैं और एग्जांपल आपको लिखूं, जैसे BaSO4 है, क्या है BaSO4 है, इसको आयनों में ब्रेक करें, Ba+2 प्लस SO4-2, तो n फैक्टर क्या हो गया इसके लिए 2। इसी प्रकार AlCl3 है, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसमें देखिए Al+3 प्लस 3Cl-, तो इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। मैं आपसे कहूं Al2SO4 का होल थ्राइड, इसके लिए क्या हो जाएगा n फैक्टर, आयनों में क्या ब्रेक करेंगे 2Al+3 3SO4-2, कितना चार्ज है 6, तो इसके लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इसे नोट करें। मैं समझता हूं ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए n फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए, यदि आपके समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, इसके लिए आप n फैक्टर कैलकुलेट करें। जैसे फिटकरी है, क्या कहते हैं पोटास एलम, पोटास हिंदी में लिख देता हूं, पोटास एलम, क्या फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2, ये फॉर्मूला है। इसके लिए n फैक्टर कैलकुलेट करें, सभी करिए सभी। देखिए n फैक्टर पोटास एलम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो H2O में कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब इनकी हम बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए हम n फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए K2SO4 है, क्या हुआ 2K प्लस 2K प्लस और SO4-2, इसमें 2 टाइम ब्रेक हुआ। Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे ब्रेक होगा 2Al+3 2Al+3 और 3SO4-2, आयनों ब्रेक करना आप जानते हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 6+2 8, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 6+2 8, तो इसके लिए n फैक्टर क्या आ गया 8 आ गया। पोटास एलम के लिए n फैक्टर कितनी आ गया 1 वैल्यू आ गई। बच्चों आप इसको मैं समझता हूं बढ़िया ढंग से समझ पा रहे हैं। आयनों ब्रेक करिए, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है उसको आप चार्ज को कैलकुलेट कर ले, n फैक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और अब आगे देखिए, इसमें रिलेशन इसका क्या है। अभी हमने ग्राम इक्विवेलेंट की बात की थी, ग्राम इक्विवेलेंट की बात, क्या ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये लिखा था भी हमने फॉर्मूला। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और जो इक्विवेलेंट मास है वो किसके बराबर होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको गिवन मास अपॉन मोलर
मास इनटू n फैक्टर। ये जो गिवन मास मोलर मास ये किसके बराबर है? मोल के बराबर है। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? मोल इनटू n फैक्टर। ये रिलेशन आ गया। देखिए स्टार लगा लें इस पर। ग्राम इक्विवेलेंट जो है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी हमने देखा था गिवन मास, इसकी जगह क्या लिख दिया? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? मोल्स इनटू n फैक्टर। n इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? मोल्स इनटू n फैक्टर के बराबर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मोल्स इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 कर दूं। यदि इसको ml में लें, यदि इसको ml में लें तो 1000 कर दूं। ये देखिए ये टर्म किसके बराबर है? इसको बताइए। मोल्स अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन। ये आप पढ़ी लग रही है, आपको सुनी लग रही है। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? मोलरिटी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी लिख सकते हैं। इसको हम लीटर में भी ले सकते हैं, चाहे इसको हटा देता हूं 1000 को, लीटर में ही आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये किसके बराबर है? मोलरिटी के बराबर है इनटू n फैक्टर। ये रिलेशन आ गया। ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो n इज इक्वल टू, यहां पर देखिए क्या रिलेशन आ गया? m इंटू n फैक्टर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला। ये बात आपके समझ में आई होगी। दोबारा समझ लें इस चीज को। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर ऊपर चला गया तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास किसके बराबर? मोल्स के बराबर होता है n फैक्टर। नॉर्मलता क्या होती है? विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलय का आयतन। हमने क्या लिख दिया? ग्राम तुल्यांक की जगह मोल इंटू n फैक्टर बटे विलयन का आयतन। मोल अपॉन आयतन किसके बराबर होता है? मोलरिटी की, मोलरता के बराबर होता है। तो ये हो गया मोलरता इंटू n फैक्टर। यदि कोई प्रश्न इस तरह से आ जाए, मैं यहां लिख देता हूं 2m H2SO4 के लिए n की वैल्यू नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 2m H2SO4 के लिए नॉर्मलता कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू, m कितना है? 2 दे रखा है, इसके लिए n फैक्टर 2, n इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और साथ के साथ हर लेक्चर को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।